क्या आप जानते हैं कि झूठे सेक्शन 498 ए यानी दहेज उत्पीड़न के मामलों को कोर्ट में चैलेंज करना और भी आसान हो गया है? और वो कैसे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेटेस्ट जजमेंट पीवी कृष्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2025 में सेक्शन 498 आईपीसी के मिसयूज को पूरी तरीके से खत्म कर देने का काम किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 498 ए की एफआईआर को और चार्जशीट को क्वाश कर दिया है, जिस क्रम में ये जो फर्जी एफआईआर हस्बैंड और उनके रिश्तेदारों के अगेंस्ट कुछ महिलाओं द्वारा व्यक्तिगत रंजिश के चलते कराई जाती हैं, उन्हें कोर्ट में मेंटेन कराना अब लगभग इम्पॉसिबल होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस जजमेंट के माध्यम से हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स को भी कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो उन्हें 498 ए दहेज उत्पीड़न और क्रूरता के मामलों में सुनते वक्त ध्यान में रखने होंगे और उन्हें फॉलो करना होगा। फ्रेंड्स, हम इस जजमेंट को पार्ट्स में समझेंगे। पहला, बैकग्राउंड यानी फैक्ट्स ऑफ द केस। दूसरा, आर्ग्यूमेंट्स बाय बोथ द पार्टीज। तीसरा, ऑब्जर्वेशन एंड ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको ये जजमेंट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट इस चैनल पे आपको और भी मिल जाएंगे, आप उन्हें भी जाकर के देख सकते हैं। तो आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम समझते हैं बैकग्राउंड यानी फैक्ट्स ऑफ द केस। इस केस के एपेरेंट यानी हस्बैंड एक ब्राह्मण कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और इस केस की रिस्पोंडेंट यानी वाइफ एक एससी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं। दोनों के बीच में अफेयर होता है और शादी हो जाती है। शादी के कुछ वर्षों बाद इन दोनों के बीच में विचारों के मतभेद हो जाते हैं और झगड़ा रहने लग जाता है, जिसके चलते वाइफ अपने घर चली जाती है और हस्बैंड के खिलाफ और उसके माँ बाप के खिलाफ, जो उसके साथ भी नहीं रहते, उनके खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर करवा देती है अंडर सेक्शन 498 ए आईपीसी, सेक्शन 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, सेक्शन 3 ऑफ द SC/ST एक्ट। ये कहते हुए कि हमने 45 लाख रुपए खर्चा किए थे, एक स्विफ्ट कार दी थी, एक 80 ग्राम की गोल्ड चेन दी थी, प्लस गिफ्ट्स हमने इस शादी में दिए थे। सास और ससुर के खिलाफ एलिगेशन लगाई जाती है कि उन्होंने वाइफ के खिलाफ यानी उस लड़की के खिलाफ जो एक एससी कम्युनिटी को बिलोंग करती है, उसके खिलाफ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसके चलते एफआईआर में सेक्शन 3 ऑफ द SC/ST एक्ट को भी इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पे पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन करी जाती है और करने के बाद में चार्जशीट फाइल कर दी जाती है अंडर द सेम सेक्शंस, यानी जो सारे सेक्शंस हैं उसको मानते हुए इसमें चार्जशीट फाइल कर दी जाती है और साथ ही साथ ट्रायल कोर्ट इसका कॉग्निजेंस भी ले लेता है। अब यहाँ पे अपने आप को अग्रीव पाकर एपेलेंट्स हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के इस कॉग्निजेंस ऑर्डर को सेट असाइड कराने के लिए और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वाश कराने के लिए एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं। हाई कोर्ट इस पिटीशन को पार्टली अलाउ करता है और कहता है कि अकॉर्डिंग टू द एविडेंस सबमिट इन दिस कोर्ट, जो सेक्शन 3 ऑफ द SC/ST एक्ट है उसके चार्जेस नहीं बनते हैं और सेक्शन 504 और सेक्शन 506 ऑफ द IPC के भी चार्जेस नहीं बनते हैं, बट सेक्शन 498 ए और सेक्शन 3/4 DP एक्ट के चार्जेस बनते हैं और ट्रायल कोर्ट को केस चलाने के लिए ऑर्डर कर देता है। कर्नाटका हाई कोर्ट के इस ऑर्डर से डिससेटिस्फाइड होकर एपेरेंट सुप्रीम कोर्ट से मदद की गुहार लगाते हैं और SLP फाइल करते हैं। अब हम समझेंगे यहाँ से आर्ग्यूमेंट्स जो दोनों पार्टीज द्वारा दिए गए हैं, दोनों पार्टीज के एडवोकेट्स द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। तो सबसे पहले जो रिस्पोंडेंट काउंसिल थे, रिस्पोंडेंट एडवोकेट थे, उन्होंने कहा है कि एफआईआर में सेक्शन 161 के स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेंट या विक्टिम द्वारा, उसके परिवार वालों द्वारा, विटनेसेस द्वारा कहा गया है कि डाउरी की डिमांड को लेकर पीड़ित को यानी ये विक्टिम को टॉर्चर किया गया है और प्रताड़ित किया गया है। और तो और ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट्स प्राइमा फेसाई केस मेड आउट हो रहा है। बाकी विषय ट्रायल का है। केस डायरी के स्टेटमेंट के बेसिस पे प्राइमा फेसाई केस बनता है। हाईकोर्ट के जजमेंट को सही बताते हुए और उसमें इंटरफेरेंस ना करने की प्रेयर की गई। अब इसके अगेंस्ट में एपेलेंट काउंसिल की तरफ से इन एलिगेशंस को जनरल एलिगेशंस यानी सामान्य आरोप बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कहा है कि विशिष्ट आरोप होना चाहिए ऐसे मैटर्स में कि कैसे टॉर्चर किया गया, फिजिकल मेंटल क्रुएल्टी कैसे की गई, कब की गई, ये सभी चीजें इस कंप्लेंट में नहीं थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रेसिडेंट्स को कोट करते हुए इस प्रोसीडिंग को क्वाश करने की प्रेयर की गई एपेलेट काउंसिल द्वारा। फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे ऑब्जर्वेशंस जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए हैं इस मैटर को सुनने के बाद।
सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये कहा है कि सेक्शन 498 के प्रोविजंस का उद्देश्य महिलाओं को क्रुएल्टी और टॉर्चर से बचाना है, ना कि उनके द्वारा इन प्रोविजंस का यूज करके किसी से व्यक्तिगत स्तर पर प्रतिशोध या बदला लेना है। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट्स को गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि क्रिमिनल कंप्लेंट्स में एलिगेशंस की सावधानीपूर्वक जांच होनी चाहिए, जिससे ये इंश्योर होता है कि किसी व्यक्ति को क्रिमिनल ट्रायल की कठोरता के अधीन करने से पहले प्राइमा फेसाई मामला बनता है कि नहीं बनता। सेक्शन 498 ए ऑफ द आईपीसी और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत आरोपों से जुड़े मामलों में अक्सर लॉ के मिसयूज को रोकने के लिए सावधानीपूर्वक और सतर्क दृष्टिकोण की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको लोअर कोर्ट्स को न केवल ध्यान में रखना होता है बल्कि उसे फॉलो भी करना होता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में जो एलिगेशंस हैं एपेरेंट्स के अगेंस्ट में, उनमें कोई मेरिट नहीं है। एलिगेशंस बहुत ही तुच्छ प्रवृत्ति के हैं और प्राइमा फेसाई फेल करते हैं किसी ऑफेंस को डिस्क्लोज करने में। ऐसे केसेस में अगर प्रोसीडिंग्स जारी रखी जाएगी तो ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ होगा और इसका रिजल्ट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा, यानी न्याय की विफलता होगी। फ्रेंड्स, ये केस की जो एफआईआर रजिस्टर हुई थी वो साल 2019 में हुई थी, जिसके चलते हस्बैंड की तरफ से भी डिवोर्स फाइल किया गया था वाइफ के अगेंस्ट में, जिसकी डिवोर्स डिक्री सन 2023 में हस्बैंड को मिल गई थी, जिसमें उन्होंने ये स्टैब्लिश कर लिया था कि उनकी तरफ से कोई भी डाउरी डिमांड नहीं की गई थी, ना कोई क्रुएल्टी की गई थी, जिसमें ये तथ्य सामने आए कि डाउरी से संबंधित कोई भी मामला नहीं बनता है, ना केवल पेरेंट्स के अगेंस्ट में बल्कि हस्बैंड के अगेंस्ट में भी। जिस क्रम में ये भी कहा गया कि इन्फॉर्मेंट यानी जो पीड़िता है यानी जो कंप्लेनेंट है उसने कोई भी ठोस विवरण नहीं दिया है, साथ ही साथ सास ससुर अलग रहते थे। अलग रहने का फैक्ट इन्फॉर्मेंट के इस केस को और भी वीक बना देता है। कथित अपराध में एविडेंस के अभाव में सास ससुर के खिलाफ कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती, जहां पे उनके अगेंस्ट में कोई स्पष्ट आरोप नहीं थे, कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं थी, जिसके चलते सास ससुर के अगेंस्ट में जो एलिगेशंस है उन्हें रद्द किया जाता है। सास ससुर के खिलाफ डाउरी डिमांड करने, टॉर्चर करने का कोई अपराध साबित नहीं होता। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई केसेस में इस चीज को दोहराया है कि अगर कोई स्पष्ट एलिगेशन, स्पष्ट आरोप और एविडेंस नहीं है जो प्रूफ करते हैं कि हस्बैंड ने या उसके रिश्तेदारों ने कोई डाउरी डिमांड को लेकर क्रुएल्टी की है, तो प्राइमा फेसाई केस नहीं बनता। तो हस्बैंड के अगेंस्ट में भी कोई भी स्पष्ट आरोप और मटेरियल नहीं पाए गए जो प्रूफ कर दें कि हस्बैंड ने क्रुएल्टी की है, डाउरी डिमांड की है, साथ में वाइफ ने अपनी मर्जी से ये शादी की थी और शादी के शुरुआती साल बहुत अच्छे से बिताए गए थे दोनों द्वारा, ये ऑन रिकॉर्ड एडमिट भी किया गया है। तो इन दोनों की बातों को ध्यान में रखते हुए हस्बैंड के भी अगेंस्ट में प्राइमा फेसाई कोई मामला नहीं बनता है और प्रोसीडिंग्स को जारी रखना एविडेंस के अभाव में अलाउ नहीं किया जा सकता, जिसके चलते हस्बैंड के भी अगेंस्ट में चार्जेस ड्रॉप किए जाते हैं, एफआईआर और चार्जशीट को क्वाश किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये जजमेंट आपको क्लियर हो गया है और अगर ये जजमेंट आपको काम का लगा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ऐसे वीडियोस को, ऐसे जजमेंट्स को, ताकि जो ये अवेयरनेस है मेंस राइट्स के रिगार्डिंग जो अवेयरनेस है उसको बढ़ावा मिल सके और सोसाइटी में एक प्रकार का बैलेंस आए। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो और फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।